गुड मॉर्निंग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। बहुत दिनों से हमारे चैनल पर जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वे लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर संविधान कैसे पढ़ा जाए। मतलब संविधान आप जानते हैं दरोगा पाठ्यक्रम के लिए अति विशिष्ट पार्ट है। लड़के जो दुविधाग्रस्त रहते हैं संविधान को कैसे किस रूप में लिया जाए कि ताकि तत्समय अर्थात कम समय लगा करके खूब व्यवस्थित तरीके से संविधान हम तैयार कर लें। तो मैं बच्चों आपको इसी संविधान विषय की एक साझी समझ विकसित करने के लिए एक वीडियो मैं लोड करवा रहा हूं अपने चैनल पर, और आप इसको देखिएगा, समझिएगा, और इससे आप संविधान पढ़ने की दिशा को काफ़ी हद तक सुस्पष्ट कर पाएंगे। तो हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय संविधान पर। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले पॉइंट आउट करते हैं कि जो किन किन बिंदुओं पर हम बात करने जा रहे हैं आपसे। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ये हम लोग जो है महत्वपूर्ण बिंदु पहले इसमें लिख लें, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। पहला पॉइंट बनाइए, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था पहले करिए, पहले आप पॉइंट आउट कीजिएगा राज्य व्यवस्था एवं संविधान में अंतर। दूसरा पॉइंट, संविधान के स्वरूप के संदर्भ में संविधान निर्मात्री सभा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष व्याप्त दुविधाएं या कहिए या असमंजस, जिसे कहेंगे टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ओके, भारतीय संविधान की तीन विशिष्ट स्वरूप। भारतीय संविधान के तीन विशिष्ट स्वरूप, जिसमें क्या क्या? नंबर 1, एकात्मक संघ। या व्यवस्था। दूसरी, संघात्मक संघ या व्यवस्था। तीसरी, राजकोषीय संघ। अब ये सब शब्द आप अगर ठीक से नहीं पढ़े होंगे तो कुछ जानते ही नहीं होंगे। इसीलिए हमारे विद्यार्थी बहुत दिनों से मुझसे कह रहे थे कि
सर जो संविधान पर थोड़ा कुछ डिटेल कर दीजिए, कैसे पढ़ा जाए ताकि एक दशा दिशा स्पष्ट हो जाए। राजकोषीय संघ या व्यवस्था। अब देखिए, ये हम लोग लिख रहे थे भारतीय संविधान के 3 विशिष्ट स्वरूप। अब यहाँ पर एक शब्द और क्या आया, संघ, केंद्र, अर्धसंघ, परिसंघ, राज्यों का संघ। से संदर्भित अवधारणा। मेरे फ्रेम को ध्यान देना, मैं यहाँ पर बताऊंगा कि संघ, केंद्र, अर्धसंघ, परिसंघ, राज्यों का संघ में मूलभूत क्या अंतर है। उसके बाद के पॉइंट में भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के पांच प्रमुख आदर्श, 5 प्रमुख आदर्श तथा सर्व प्रमुख, शब्दों पर ध्यान देना, सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या निर्धारित किए गए हैं। एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ यहां पर बात की जाएगी। अब देखिए भैया, बात जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, पहला पॉइंट है राज्य व्यवस्था एवं संविधान में अंतर। इस पर हम बात करने चल रहे हैं। हेडिंग बनाइएगा, छोटी छोटी बात होती है और ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से जब विद्यार्थियों से ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी पूरा संविधान राज्य व्यवस्था पर कमांड प्राप्त किया हुआ है, वह एक भी शब्द उससे छूटा नहीं है, लेकिन वह जो है इस पर अपने विचार व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो पाता। ध्यान दीजिएगा, राज्य व्यवस्था एवं संविधान में अंतर अगर आपको बताना हो तो जो है एक लाइन में कैसे आप बताएंगे। मैं कुछ आपको गुड़ बातें बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। Differences between polity and constitution. देखिए, लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी संविधान का कार्यात्मक पक्ष, शब्दों पर ध्यान देना, कार्यात्मक पक्ष मीन्स इसे कहेंगे फंक्शनल पार्ट, राज्य व्यवस्था संविधान का कार्यात्मक पक्ष होती है।
कमा जबकि संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि संविधान राज्य व्यवस्था का संरचनात्मक पक्ष शब्दों पर ध्यान देना, या इसे क्या कह देंगे, स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि राज्य व्यवस्था संविधान का कार्यात्मक पक्ष, संविधान का कार्यात्मक पक्ष फंक्शनल पार्ट होती है, जबकि संविधान राज्य व्यवस्था का संरचनात्मक पक्ष अर्थात स्ट्रक्चरल पार्ट होती है। नीचे पैरा चेंज करिए। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि लिखिए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ polity is called as constitution, while functional part of constitution is called as Indian polity. Indian polity। बात को आप समझ गए होंगे। हम क्या कहना चाह रहे हैं? देख, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ polity मतलब राज व्यवस्था का संरचनात्मक पक्ष क्या होता है? संविधान। जबकि संविधान का जो कार्यात्मक पक्ष क्या होता है? इंडियन पॉलिटी। जो लिखा गया है वो क्या है? संविधान। और वहाँ पर जिन पॉइंट्स, जिन आर्टिकल, क्लाज, सब क्लाज का उल्लेख किया गया है, उसी पर पॉलिटी रिएक्ट करती है। तो जो है संविधान, वो जो राज्य व्यवस्था क्या हो गया? वो हो गया, वो आपको संरचनात्मक पक्ष हो गया। वही जो संरचना, वह जो किस तरीके से रिएक्ट करती है, वही कहलाती है पॉलिटी। ठीक भैया? अब देखिए, ये हम लोग चर्चा किए पहला पॉइंट, राज्य व्यवस्था और संविधान में अंतर। अब दूसरा देखिए, संविधान के स्वरूप के संदर्भ में संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष व्याप्त दुविधाएं। अब इस पर आइए। संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष व्याप्त दुविधाएं।
ब्रैकेट में लिखिए स्वरूप के संदर्भ में, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना, स्वरूप के संदर्भ में। अभी आपको जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे संविधान को पढ़ा जाना चाहिए। बच्चों ध्यान देना, आपको पता है कि जो है जब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, एक एक पॉइंट पर काटिक ध्यान देना। जब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और यह कैबिनेट मिशन भारतीयों के समक्ष संविधान बनाने की चुनौती पेश किया। संविधान निर्माण की चुनौती प्रस्तुत किया था। ठीक है, आपको पता है, जिसे भारतीयों ने सहज रूप से स्वीकार किया और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न प्रांतों से इस संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य चुन करके आए। ठीक, अब देखिए संविधान निर्मात्री सभा बैठ गई। संविधान निर्मात्री सभा की बैठक आरंभ हुई, विचार विमर्श शुरू हुआ। विचार विमर्श के जो बिंदु क्या थे? एकात्मक, यूनिटेरियन, संघात्मक अर्थात फेडरल बिंदु ये थे दोनों विचार विमर्श के। इन्हीं बिंदुओं पर विचार विमर्श शुरू हुआ। तो जो है कुछ ने कहा कि संविधान का स्वरूप जो होना चाहिए वह होना चाहिए एकात्मक संघ, और कुछ ने कहा कि इसका स्वरूप होना चाहिए संघात्मक संघ। इसी पर डिबेट शुरू हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये सब एकात्मक और संघात्मक क्या हैं? देखिए, एकात्मक तथा संघात्मक संघ या व्यवस्था। यूनिटेरियन एंड फेडरल सेटअप। जरा मैं ये जो है एक कहानी के थ्रू बात स्पष्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए संविधान निर्मात्री सभा शुरू हुई, तो आपको पता है भिन्न भिन्न प्रांतों से संविधान निर्मात्री सभा के मेंबर्स चुन कर आए। संविधान निर्माण काल शुरू हुआ, विचार विमर्श शुरू हुआ। इसकी एक एक बिंदुओं पर चर्चा आहूत की गई। जो भी उसमें मानंद लोग शामिल हुए थे सब अपना विचार व्यक्त करना शुरू किए। यहाँ पर तथ्यों की बात नहीं कर रहे हैं। सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। सब डिबेट का विषय यहाँ पर नहीं है, बस आप जो कॉन्सेप्ट आप समझिए। तो देखिए, मैं ये जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, जैसे आप जो स्वयं को वहाँ रखिए और आप ये सोचिए कि आप जिस समय भारत का संविधान बन रहा था, उस संविधान बनाने की दिशा में आप भी अपना योगदान देने के लिए एज ए मेंबर के रूप में आप जाकर संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने जा रहे थे। तो जैसे मान लीजिए आप अपने घर से इलाहाबाद के लिए चले,
मतलब पहली बार बच्चों आप जो तैयारी करने के लिए इलाहाबाद का रुख किए, घर में तैयारियां होने लगी, तो जो पिताजी और माताजी, आपको पता है कि जब आप पहली बार सिविल सेवाओं की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद की ओर आते हैं तो मन में तरह तरह की दुविधाएं होती हैं। ये जो आपके ही भीतर नहीं होती, ये आपके पेरेंट्स के भीतर भी होती हैं। तो वहाँ पर जो माताजी के विचार कैसे होते हैं, पिताजी के विचार कैसे होते हैं, इन्हीं सब बातों पर ध्यान से आप गौर कीजिएगा। यही बात अगर आपको स्पष्ट हो गई तो आपको जो है एकात्मक और संघात्मक तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे ही चर्चा उठी कि जो बाबू इलाहाबाद जाने वाला है तैयारी करने, तो वहाँ पर जो माताजी आपको समझाना शुरू की, बेटा देखो आप इलाहाबाद जा रहे हो सिविल की तैयारी करने के लिए, वहाँ आप जो पढ़ाई लिखाई से ही मतलब रखना, और अगर मान लीजिए जाने अनजाने में कहीं किसी से कोई बहस होती है या कहीं द्वंद्व के हालात उत्पन्न होते हैं तो जो है उन सब बिंदुओं पर ध्यान मत देना। तुम वहाँ पर पढ़ने जा रहे हो, केवल और केवल पढ़ाई लिखाई पर ही अपने आप को केंद्रित किए रहना, यहाँ वहाँ की बातों में आप भाग न लेना। यह सब कुछ बातें माताजी आपको समझा रही हैं। तब तक बगल कमरे में पिताजी पेपर पढ़ते हुए, चाय पीते हुए माँ और बेटे की बात को सुन रहे होते हैं। वे प्रस्तुत होते हैं और वहाँ पर पिताजी आकर कहते हैं, वे आपकी माताजी से कहते हैं कि तुम बेटे को अभी यह तैयारी करने के लिए इलाहाबाद जा ही रहा है, तुम इसे कायर बना रही हो, तुम जो डरपोक बना रही हो, तुम यह कह रही हो कि यह वहाँ पर जाए, यह किसी बात का विरोध न करे, यह केवल वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करे या व्यवहारिक ज्ञान अर्जन न करे, तो यह वहाँ रहकर क्या सीखेगा, कैसे पढ़ेगा, और इसके बावजूद अगर सफल भी हो जाएगा तो जो किस लेवल तक का प्रशासक बनेगा, ये विचारणीय विषय है। तो बेटे तुम जो है माताजी की बात पर ध्यान न देना, तुम एक काम करना कि वहाँ पर जाना तो जो प्रथम तुम्हारा फोकस होना चाहिए तैयारी से जुड़ा हुआ, अर्थात जो पठन पाठन से जुड़ी हुई बातें जो होंगी उसी पर ध्यान केंद्रित किए रहना। हाँ, तुम किसी भी बात का स्पष्ट विरोध न करना, लेकिन जहाँ जिन बिंदुओं पर विरोध करने लायक रहे वहाँ पर विरोध करके अपने विचार भी व्यक्त करना। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं पिताजी कि जो शब्द सा तुम किसी की बात को मान मत लेना, बल्कि वहाँ पर डिबेट करना, जो बातें मानने लायक होंगी वही बात मानना, और जो बातें विरोध करने लायक होंगी उसका विरोध भी करना। तो अब वह विद्यार्थी जो कि अपने घर से बच्चों भी निकल ही रहा है, वह आप कह लो जो तैयारी की दिशा में वह भी एक छोटा शिशु है, छोटा बच्चा है, अभी वह जानता ही नहीं है किस तरीके से पढ़ाई लिखाई की जानी चाहिए। तो आप जो है ट्रेन पर बैठ गए और आप प्रयागराज के लिए चल दिए। तो मान लीजिए कि आपके जो शुभेच्छु के रूप में या आपके गुरु के रूप में या आप कह लो मार्गदर्शक के रूप में मैं आपको रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, मैं आपको रिसीव किया, बाहर लाया, आपको चाय पिलवाया, उसके बाद मैं आपसे विनम्रतापूर्वक पूछा कि बच्चा ये बताओ कि जब आप अपने घर से निकल रहे थे तो जो पिताजी की बात के साथ साथ माताजी की बात, दोनों के विचार आपने सुने। जहाँ पर जो माताजी ने कहा था कि बेटे आप जा करके इलाहाबाद केवल शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ाई करना, किसी प्रकार के द्वंद्व में शामिल मत होना, जबकि पिताजी ने कहा था नहीं, जहाँ पर एक सीमा के बाद जिसका विरोध करने लायक हो वह विरोध करने की आदत भी आप अपने में रखना, ताकि आप एक अच्छे प्रशासक के रूप में बन पाएँ। तो बच्चा ये बताओ कि एक तरफ माताजी का विचार और एक तरफ पिताजी का विचार, दोनों के द्वंद्व में ही तुम होगे, मतलब कन्फ्लिक्शन होगा दिमाग में। तो तुम ये बताओ कि लगभग जो 70-80 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान क्या कुछ विचार किए, तुम अपने पिताजी की बात मानने वाले हो कि माताजी की बात मानने वाले हो, क्या कुछ निर्णय लिए। तो जो विद्यार्थी हमसे कहेगा सर देखिए माताजी ने जो कहा वह एक सीमा तक प्रासंगिक है, माताजी ने जो विचार व्यक्त किया, जो मुझे सुझाव दिए वह एक सीमा तक सही है,
किंतु जिन जिन बातों का उल्लेख पिताजी ने भी किया है वह भी जो सार्वभौम है, मैं जो प्रासंगिक है। तो मैं यह सोचा हूँ कि जो माताजी का विचार और पिताजी का विचार दोनों को एक में मर्ज करके मिला करके एक नवीन विचार तैयार करके मैं व्यवहार करूँगा। एक नवीन विचार यहाँ पर जो है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात हम आपको समझा रहे थे, माताजी के विचार हो जाएंगे संघात्मक अर्थात फेडरल, और इधर जो पिताजी के विचार हो जाएंगे एकात्मक संघ अर्थात यूनिटेरियन। ठीक है, अब देखिए बात को एक में जोड़ दिया जाए। संघात्मक संघ इसके अंतर्गत पॉइंट 1, इसके अंतर्गत देखिए शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, बराबर का होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, नागरिकों के मूलाधिकार एवं मौलिक अधिकार, नागरिकों के मूलाधिकार एवं मौलिक अधिकार अपेक्षाकृत सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, तीसरा पॉइंट, किंतु राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, हेतु खतरा सदैव विद्यमान रहता है। 3 पॉइंट मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा। संघात्मक संघ के अंतर्गत क्या होता है? शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में बराबर से होगा। जब शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा राज्यों के बीच में बराबर का होगा, तभी जाकर के नागरिकों के मूलाधिकार और उनके मौलिक अधिकार तुलनात्मक रूप से सुरक्षित ज़्यादा रहेंगे। किंतु राष्ट्र की एकता और अखंडता मतलब जो है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से खतरा सदैव विद्यमान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है राज्य और केंद्र दोनों जो बराबर के पार्टिसिपेट्स हो रहे हैं। ठीक, दूसरे में एकात्मक संघ में देखिए, एकात्मक संघ, ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। इसके अंतर्गत जैसे आपने ऊपर के पॉइंट लिखे थे वैसे ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट, केंद्र एवं राज्यों के बीच, राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन तो होता है,
तो होता है कामा किंतु शक्तियों का झुकाव, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, किंतु शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है। अतः इस व्यवस्था के अंतर्गत, केंद्र शक्तिशाली होता है, केंद्र शक्तिशाली होता है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहती है, तीसरा पॉइंट, किंतु नागरिकों की मूलाधिकार तथा मौलिक अधिकार के सापेक्ष खतरा सदैव विद्यमान रहता है। दोनों में कुछ अंतर आप समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए। आपने क्या लिखा? एकात्मक संघ केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन तो होता है, किंतु शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर होता है। अर्थात इस व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र जो है शक्तिशाली होता है। ये पॉइंट आपने नोट किया ना। उसके बाद देखिए, जब ऐसा होगा तो क्या होगा? जब केंद्र पावरफुल होगा तो क्या होगा? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, मतलब रक्षा सुरक्षा, ये पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहेगी। किंतु पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है, नागरिकों के मूलाधिकार तथा मौलिक अधिकारों के सापेक्ष खतरा सदैव विद्यमान रहेगा। तो जो आप कहेंगे, सर देखिए माता जी की जो बातें थी वह जो संघात्मक व्यवस्था के सापेक्ष थी, पिताजी की बातें थी वह जो है एकात्मक व्यवस्था के सापेक्ष थी। तो मैं यह चाह रहा हूँ, तो मैं यह विचारित विमर्श करने के बाद मैं निष्कर्ष यह निकाला, क्यों न कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि माताजी के विचार और पिताजी के विचार दोनों समाहित हो जाएं, अर्थात जो है एकात्मक और संघात्मक दोनों गुण एवं चरित्र एक साथ समाविष्ट करके कोई ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिसमें माता और पिता अर्थात जो केंद्र अर्थात राज्य तथा केंद्र दोनों की बातें निहित हों। पैराग्राफ चेंज करिए। इस प्रकार भारतीय संविधान निर्मात्री सभा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने यह भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने यह निर्णय लिया कि भारत का संविधान
भारत का संविधान सामान्य परिस्थितियों में भारत का संविधान सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक बना रहेगा जबकि विषमकालीन या ब्रैकेट कर दीजिए आपातकालीन, जबकि विषमकालीन या आपातकालीन संदर्भों में स्वयं इसका स्वरूप एकात्मक हो जाएगा। आज मैं बता दूं बच्चों, यह मेरा वीडियो जब जो है कुछ भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान पढ़ाने वाले टीचर जब इसको देखेंगे तो उनके भी पढ़ाने की दशा दिशा में कुछ न कुछ आमूल परिवर्तन होगा। पढ़ाई को कहाँ से स्टार्ट की जाए इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब जो शब्दावलियों को जो विच्छेदित करते हुए ताकि उसके मूल भाव को विद्यार्थी के ब्रेन में संश्लिष्ट कर दिया जाए, वैसी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। बाकी जो सतही प्रकार की पढ़ाई लिखाई इसको यहाँ से नहीं निकलेगा। तो आप जो समझ गए होंगे कि जो टाइम ऑफ टर्बुलेंस के हालात में जब वह विद्यार्थी घर से इलाहाबाद की ओर चलता है तो जो दुविधाग्रस्त रहता है, जो उसकी दुविधाग्रस्त वाली भावना है, उसी से उसके ऑप्शंस, उसी से उसके मार्ग निकल के आते हैं। वह कहता है कि जब सामान्य कंडीशन रहेगी तब तो मेरा व्यवहार जो संघात्मक रहेगा, लेकिन जैसे कंडीशन विषमकालीन या आपातकालीन हो जाएगी मेरा व्यवहार जो है तुरंत एकात्मक हो जाएगा। मतलब संविधान का व्यवहार एकात्मक हो जाएगा। अब जो पैराग्राफ चेंज करिए, अर्थात भारत में राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात भारत में राज्यों का संघ की संकल्पना स्वीकार की गई है। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया कि राज्यों का संघ क्या है, पॉइंट आउट कीजिए। संघ केंद्र, अर्ध संघ या कहिए परिसंघ, और एक शब्द अभी मिला आपको राज्यों का संघ। इन सब में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए। संघ बात को पहले आप ध्यान समझिए। जब हम कहते हैं, बैक आते हैं, जब हम यह कहते हैं संघ, देखिए जैसे जो केंद्र बना दिए, ठीक, और यह परिधि बना दिए, परिधि। अब पता है ये क्या है, केंद्र। दूसरे पेज जरा आप समझाएं, रुक जाइएगा, देखिए ये हो गया केंद्र।
ध्यान दीजिएगा मेरे पॉइंट पर, क्या हम बना रहे हैं। ये सब क्या हो गए, राज्य, ठीक। और यह टोटल क्या हो गया, संघ। ये मैंने फिगर जो बनाया है वो क्या है, संघ। कुछ आपको बात समझ में आई। संघ के अंतर्गत जब हम कहते हैं संघ, तो वहां पर केंद्र और राज्य दोनों का बोध होता है। जब हम कहते हैं केंद्र, जैसे शब्द हम बोलते हैं केंद्र, तो वहां पर शक्तियों का झुकाव वो पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है, अर्थात किसी एक पावर में जाकर के निहित हो जाता है। जब हम कहते हैं संघ, तो वहां पर शक्तियों का डिवीजन केंद्र और राज्य दोनों के बीच में दिखाई देने लगता है। तो जब हम कहेंगे संघ, तो जो संघ शब्द में केंद्र और राज्य दोनों शामिल है, केंद्र शब्द में संघ शामिल नहीं है। बात ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के बनते हैं संघ, ठीक भैया। अब देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा, संघ केंद्र, ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई। अर्धसंघ परिसंघ, भारत जो है अर्धसंघ परिसंघ नहीं है। विश्व स्तर पर जो ऑस्ट्रेलिया जो आप देखते हो, ऑस्ट्रेलिया इसका एक खास उदाहरण है। राज्यों का संघ में क्या हुआ, संघ और राज्यों के संघ में क्या अंतर है, पॉइंट ये आ गया यहाँ पर। ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ हम आपको डिफाइन किए संघ में क्या शामिल है। संघ जो हम शब्द कहते हैं संघ, तो जो संघ शब्द कहने से केंद्र और राज्य दोनों का बोध होता है। जब केवल केंद्र का जब उच्चारण करते हैं, तो वहाँ पर जो है केंद्र से आशय ये होता है कि पूरी शक्तियाँ कहीं एक जगह जाकर केंद्रीभूत हुई हैं। अब देखिए राज्यों का संघ, एक छोटी हेडिंग बनाना, संघ तथा राज्यों का संघ में अंतर, संघ तथा राज्यों का संघ में अंतर। ध्यान दीजिएगा, संघ या संघीय, संघ या संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संघ या संघीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य परस्पर मिलकर के केंद्र का निर्माण करते हैं, कमा जबकि राज्यों का संघ के अंतर्गत केंद्र अर्थात ब्रैकेट में कर दो संसद, केंद्र राज्यों का निर्माण करती है, यही अंतर है। इसीलिए भारत को कहते हैं राज्यों का संघ। लिख लो एक लाइन, यही कारण है कि तमाम वीडियो आप पढ़े होंगे, पूरे देश में राज्य व्यवस्था संविधान पढ़ाने वाले टीचर से आप रूबरू हो गए होंगे। यह बात अगर किसी ने डिटेल किया होगा तो बताना, जानते सब हैं चीज़ों को कैसे व्यक्त किया जाए, इसी बात को पढ़ने पढ़ाने कला कहते हैं बच्चों। देखिए, संघ या संघीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य परस्पर मिल करके केंद्र का निर्माण करते हैं, जबकि राज्यों का संघ के अंतर्गत केंद्र अर्थात संसद राज्यों का निर्माण करती है। यही कारण है कि भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट।
यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत एक राज्यों का संघ है। ओके, देखिए बात हमारी कहाँ तक आई, जरा आप बैक कर समझाते चलें चीज़ों को। यहाँ तक बात हो गई हमारी। अब आते हैं संविधान के विशिष्ट स्वरूप। अब देखिए, हेडिंग डालिए, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के 5 प्रमुख आदर्श एवं सर्व प्रमुख उद्देश्य, ये मैंने पॉइंट आउट किया था ना, सर्व प्रमुख उद्देश्य प्रश्नवाचक कर दीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए, शब्द लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की 5 प्रमुख आदर्श हैं। कम जिनकी प्राप्ति हेतु, जिनकी प्राप्ति हेतु भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था सदैव, जिनकी प्राप्ति हेतु भारतीय राज्य व्यवस्था सदैव प्रयत्नशील रहती है, प्रयत्नशील रहती है। ये पैरा चेंज करिए, ये 5 आदर्श निम्नवत हैं। डैश देकर के 5 के नाम लिखिए ध्यान से। संप्रभुता, समाजवाद, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं शब्द मिलता है। पंथ निरपेक्षता, जो कि संविधान निर्माण काल के समय क्या था, धर्म निरपेक्षता, तो उसे जो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया पंथ निरपेक्षता। चौथा गणतंत्र, और 5वां लोकतंत्र। चाहे आप लोकतंत्र कहिए, चाहे कहिए प्रजातंत्र, प्रजातंत्र। ये होता है सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक, और 5वां रिपब्लिक। इसे हम लोग जो शॉर्टकट में क्या कहते हैं, इसका एक सूत्र है, याद कर लीजिएगा। सूत्र है ट्रिपल एस DR। यही जो भारतीय संविधान के 5 प्रमुख आदर्श हैं, ये होगा सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब ध्यान दिए, संप्रभुता क्या है? संप्रभुता, पहला लिखिए संप्रभुता। ध्यान से चीजों को समझ लीजिए। जब राज्य बिना किसी
जब राज्य बिना किसी बाह्य दबाव के, जब राज्य बिना किसी बाह्य दबाव के निर्णय लेने में स्वतंत्र हो कम तब उसे संप्रभु राज्य कहते हैं। और ऐसी व्यवस्था संप्रभुता कहलाती है। ओके, मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें कि राज्य अथवा देश किसी भी प्रकार के बाह्य दबाव में न आकर के बाह्य दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने में समर्थ हो, तो वह व्यवस्था कहलाती है संप्रभुता। ठीक, दूसरा, ये तो पेज गड़बड़ हो गया ना, क्या करें? ये कहाँ से? ये अब हाँ? अब मिलेगा। दूसरा, समाजवाद शब्द देखो बच्चों, समाजवाद शब्द अत्यंत व्यापक है। वैश्विक स्तर पर इसकी भांत प्रकार की परिभाषाएं दी गई। गांधी का समाजवाद कुछ दूसरा था, पंडित नेहरू का समाजवाद दूसरा था। इस पर डिबेट कभी और करेंगे। यह आपके भारतीय संविधान में जो समाजवाद शब्द निहित है उसका क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिखिए, समाजवाद का आशय है कि जब राज्य का, ध्यान देना, उत्पादन एवं वितरण ब्रैकेट में लिखिए प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब राज्य का उत्पादन एवं वितरण पर समान एवं सामूहिक नियंत्रण हो, ध्यान देना शब्द पर, समान एवं सामूहिक नियंत्रण हो, समान एवं सामूहिक नियंत्रण हो कम तब वह लिखिए समाजवादी राज्य कहलाता है। समाजवादी राज्य कहलाता है और ऐसी व्यवस्था समाजवाद कहलाती है। और ऐसी व्यवस्था समाजवाद कहलाती है। ओके, समाजवादी राज्य कहलाता है और ऐसी व्यवस्था समाजवाद कहलाती है। नेक्स्ट, तीसरा, नंबर 3, पंथ निरपेक्षता। यहाँ पर हमें तथ्य से लेना देना नहीं है कि मूल संविधान जब बना तो वहाँ पर शब्द था धर्म निरपेक्षता, जिसे 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा धर्म शब्द को हटाकर पंथ कर दिया गया। बच्चों, चूंकि धर्म शब्द का आशय वृहद होता है। धर्म का मतलब, धर्म के 4 अर्थ होते हैं, संप्रदाय, कर्तव्य, नेचर, प्रकृति, स्वभाव, ये सब धर्म के अर्थ होते हैं। तो जो आशय इसका भिन्न जा रहा था, इसलिए उस शब्द को हटाकर पंथ से जोड़ दिया गया। पंथ मतलब होता है किसी न किसी संप्रदाय विशेष से बात होती है। देखिए,
जब राज्य सभी पंथों का से यहाँ पर संप्रदायों, जब राज्य सभी पंथों को समान रूप से प्रश्रय या संरक्षण प्रदान करे। दूसरे शब्दों में इसी बात कैसे और कर सकते हैं हम, दूसरे शब्दों में किसी एक संप्रदाय को विशिष्ट संरक्षण प्रदान न करे, तब वह पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाता है। और ऐसी व्यवस्था पंथ निरपेक्षता कहलाती है। ठीक है, ये जो संविधान में जो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है, पंथ निरपेक्षता का यह आशय है। चौथा, नंबर 4, गणतंत्र। लिखिए, गणतंत्र भारतीय संविधान का एक प्रमुख आदर्श है, जिसका आशय है कि संवैधानिक प्रमुख की नियुक्ति वंशानुगत कारकों के द्वारा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी राजा के बाद राजा न हो जाए, संवैधानिक प्रमुख की नियुक्ति वंशानुगत कारकों के द्वारा प्रभावित न हो, प्रभावित न हो, मतलब चुनाव हो उसका, ठीक है, निर्वाचन के थ्रू नियुक्त किया जाए। अगला 5वां, लोकतंत्र। ये जो आप पढ़ते हो परिभाषा, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। बच्चों, जो सामान्य सी परिभाषा, इससे आपका आशय स्पष्ट नहीं होता। लोकतंत्र क्या है, देखिए, लोकतंत्र का प्रत्यक्ष आशय राजनीतिक स्वतंत्रता से है। जिसके अंतर्गत वयस्क मताधिकार नागरिकों को प्रदत्त हैं, मतलब प्रदान किए गए हैं। लेकिन जो साक्षरता, कर्तव्यबोध इत्यादि पॉइंट यहाँ पर होता है जरूरी। ठीक भैया,
अब एक पॉइंट आपने और किया था, इसमें किया था मेंशन कि जो भारतीय संविधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब हेडिंग बना छोटी सी, दूसरा पेज ले रहे हैं। संविधान का प्रमुख उद्देश्य, ये बहुत ही खास प्रश्न है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो विद्यार्थी क्या शिक्षक भी बताने में समर्थ नहीं होते हैं। भारतीय संविधान का सर्व प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय की प्राप्ति, सामाजिक न्याय की प्राप्ति। भारतीय संविधान का सर्वप्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय की प्राप्ति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ सोशल जस्टिस। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना है, जिसमें सामाजिक न्याय, ध्यान देना, जिसमें सामाजिक न्याय प्राथमिकता है। ये पॉइंट अगर नहीं लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा। सामाजिक न्याय प्राथमिकता है। देखिए भैया, भारतीय संविधान में जितने भी आर्टिकल, क्लाज, उपक्लाज, सब क्लाज जो भी कुछ रखे गए हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए राज्य व्यवस्था प्रयत्नशील रहती है, उसका यही एकमात्र सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि भारत का आर्थिक विकास तो हो, लेकिन वह आर्थिक विकास जन जन तक पहुंचे, अर्थात सामाजिक न्याय लोगों को उपलब्ध हो। यही भारतीय संविधान का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। कहीं कोई अगर एक लाइन में आपसे पूछता है या लिखने के लिए या बोलने के लिए कहीं भी, तो आप जो 60 शब्दों में याद कर लेना कि जो है भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय की प्राप्ति। इसी आर्थिक विकास से जुड़ी हुई योजनाएं परियोजनाएं चलाई जाती हैं और वे योजनाएं परियोजनाएं जन जन तक को लाभान्वित कर पाएं, इसके लिए सामाजिक न्याय का पॉइंट है। एक आप कोटेशन देते हैं लास्ट में, ध्यान दीजिएगा। गौरतलब है कि उपर्युक्त उद्देश्य एक आदर्श के रूप में विद्यमान हैं, जिनकी प्राप्ति हेतु राजव्यवस्था प्रयत्नशील है। देखिए कोटेशन, ध्यातव्य है कि, ध्यान देना भैया, आदर्श, अब ये लाइन जो है जान निकाल रख देगी, आदर्श कभी भी पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं किया जा सकता। आदर्श कभी भी
पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है। आदर्श कभी भी पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इसे पूर्ण रूपेण प्राप्त करने की चाहत, किंतु इसे पूर्ण रूपेण प्राप्त करने की चाहत सदैव बनी रहती है, सदैव बनी रहती है। आदर्श कभी भी पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे पूर्ण रूपेण प्राप्त करने की चाहत सदैव बनी रहती है, जिससे व्यक्ति एवं समाज, जिससे व्यक्ति एवं समाज सदैव गतिशील बना रहता है, जिससे व्यक्ति एवं समाज सदैव गतिशील बना रहता है। क्योंकि ये बात कामा, क्योंकि सिंगुलर कामा में जहां चाह है अर्धविराम वहीं राह है, जहां चाह है वहीं राह है। ध्यान दीजिए आपने क्या लिखा। आदर्श कभी भी पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे पूर्ण रूपेण प्राप्त करने की चाहत, शब्द को ध्यान देना, चाहत बनी रहती है, जिससे व्यक्ति एवं समाज सदैव गतिशील बना रहता है, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं राह है। ठीक भैया, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं राह है। बात को जरा हम पीछे लेके आते हैं, कितनी बातों पर हम लोग चर्चा किए, इसको देख लें। देखिए भैया, ये जो संविधान राज व्यवस्था एवं संविधान, चाहे आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हों, चाहे आप जो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हों, जब तक यह समग्र कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताया यह क्लियर नहीं होगा, तब तक आपके इस विषय में रंगत और संगत आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। बहुत दिनों से बच्चे हमसे कह रहे संविधान पर एक छोटा सा लेक्चर सर दे दीजिए, ताकि पढ़ने पढ़ाने की दशा दिशा सब स्पष्ट हो जाए। इतनी थीम के बाद जब आप जो है संविधान की एकमात्र पुस्तक जो मैं अपने छात्रों को बताता हूँ, सबसे बेहतरीन वो जो भारतीय संविधान किताब, जो कि टीचर लोग कम आपको बताते हैं, पढ़ते सब वही हैं लेकिन बताते कोई नहीं है। भारतीय संविधान की जो बुक भारत में लिखी गई वह केवल एकमात्र बुक है, डॉक्टर दुर्गादास बस। इन्हीं को पढ़ करके लोग जो विद्वान हुए हैं अपने देश में, डॉक्टर दुर्गादास बस की एकमात्र पुस्तक। और इसके साथ बेयर एक्ट आप खरीद लेंगे, बेयर एक्ट जिसमें जो सब आर्टिकल लिखे हुए हैं। बेयर एक्ट किसका लेना होता है? सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन। हम पूरा लिख भी दे रहे हैं पब्लिकेशन भी, ताकि दुकानदार आप बहका न पाए। और इसके लेखक कौन होंगे? जय जय राम उपाध्याय, जय जय राम उपाध्याय। यही आप बुक लेकर पढ़ लेंगे ना तो भारतीय संविधान आपका पूरा सुस्पष्ट हो जाएगा। बाकी जो कोचिंग पढ़ाने वाले किसी भी टीचर्स की गाइड लेकर आप पढ़ेंगे तो जो दुविधाग्रस्त टाइम ऑफ टर्बुलेंस के हालात आप में सदैव बने रहेंगे। तो बच्चों, लगभग जो घंटे भर की क्लास मैंने आज आपको वीडियो के रूप में
यह जो भारतीय संविधान की जो साझी समझ कैसे विकसित की जाए, इस विषय को कैसे पढ़ा जाए और इस पर कैसे ध्यान केंद्रित करके पॉइंट तक अपने आप को अपनी पहुंच सुनिश्चित कराई जाए। मैंने इस पर एक जो लेक्चर आपसे साझा किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्रम में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।